नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्ते। आज हम भारतीय संविधान के बिल्कुल शुरुआती लेकिन बेहद बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ, भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सही कहा, ये वो बुनियाद है जिस पर आप कह सकते हैं भारत की पूरी संवैधानिक इमारत खड़ी है। बिल्कुल। इन शुरुआती अनुच्छेदों में ही देश की प्रकृति क्या होगी, उसका भूभाग क्या होगा, ये सब तय होता है। और देखिए, इस विषय की गहराई में उतरने के लिए हम सहारा ले रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की जानी मानी किताब का भारतीय राज्य व्यवस्था पर। हाँ, लक्ष्मीकांत की किताब तो लगभग सभी पढ़ने वालों के लिए एक तरह से स्टैंडर्ड टेक्स्ट बन गई है। बिल्कुल, बहुत से लोग अपनी तैयारी वहीं से शुरू करते हैं। उनकी खासियत है कि वो मुश्किल चीजों को भी काफी स्पष्ट तरीके से समझाते हैं। सही, व्यवस्थित है, समझने में आसान है। तो हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि उनके विश्लेषण के जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम यहाँ सामने लाएं। तो आज का हमारा लक्ष्य क्या है? हम संविधान के पहले 4 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 1 से 4 तक इन्हें जरा खंगालेंगे। हाँ। ये कैसे भारत को डिफाइन करते हैं, राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का ठीक ठीक मतलब क्या है, और संसद को राज्यों के मामले में क्या शक्तियाँ मिली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर संविधान की इस नींव को समझने का। जरूर, शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 पहली ही लाइन कहती है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, लेकिन इसमें ये जो शब्द है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका इस्तेमाल क्यों किया? जैसे अमेरिका में राज्यों का परिसंघ है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, वैसा क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ शब्दों का खेल बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत सोचा समझा चुनाव था। अच्छा। हाँ, संविधान सभा में इस पर काफी बहस भी हुई थी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे बहुत साफ तौर पर समझाया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि ये जो वाक्यांश है राज्यों का संघ, ये 2 बातें साफ करता है। पहली बात, हाँ। कि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच किसी समझौते या अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। मतलब जैसे अमेरिका में हुआ था कि राज्य साथ आए और कहा चलो एक फेडरेशन बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा नहीं। यहाँ राज्य अपनी मर्जी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करके संघ नहीं बना रहे थे। अच्छा, तो ये पहली बात हुई कि ये कोई अग्रीमेंट नहीं है। हाँ। और दूसरी बात, और शायद ज्यादा अहम, वो ये कि किसी भी राज्य को इस संघ से, इस यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है। ओ, मतलब कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि अब हमें भारत में नहीं रहना। बिल्कुल नहीं। संघ अविभाज्य है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। यह व्यवस्था भारत की एकता और अखंडता को मजबूती देती है। लक्ष्मीकांत भी इस पर जोर देते हैं कि ये शब्द क्यों चुना गया, इसके पीछे भारत का विभाजन और सैकड़ों रियासतों को एक करने की जो पृष्ठभूमि थी, हाँ, वो तो था ही। उसको देखते हुए संविधान बनाने वाले भविष्य में किसी भी तरह की अलगाववादी सोच को कोई संवैधानिक मान्यता नहीं देना चाहते थे। समझ गए। तो ये अविनाशी संघ वाली बात यहीं से शुरू होती है। भले ही राज्यों की सीमाएं बदल जाएं, जिसकी बात हम शायद आगे करेंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन देश एक रहेगा। पर एक सवाल मन में आता है जी। क्या ये राज्यों की अपनी पहचान या स्वायत्ता को थोड़ा कम नहीं करता कि वो किसी भी हाल में अलग नहीं हो सकते? देखिए, ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन उस समय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकता को राज्यों की पूरी आजादी पर तरजीह दी। उनका मानना था कि भारत जितनी विविधताओं वाला देश है और जो हमारा इतिहास रहा है, उसको देखते हुए एक मजबूत केंद्र और एक अटूट संघ ही देश को एक रख सकता है। तो इसे राज्यों की शक्ति कम करने के बजाय देश की अखंडता की गारंटी के तौर पे देखा गया। बिल्कुल, एक गारंटी कि देश एक रहेगा। ठीक है। और इसी अनुच्छेद 1 में भारत के क्षेत्र यानी टेरिटरी को भी डिफाइन किया गया है ना? हाँ, अनुच्छेद 1 का क्लॉज 3 वो कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में 3 तरह के इलाके शामिल होंगे। कौन कौन से? पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र, मतलब जो हमारे स्टेट्स हैं, उनका एरिया। दूसरा, पहली अनुसूची में जो दिए गए हैं वो संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज। और तीसरा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। मतलब भविष्य में अगर भारत कोई नया इलाका हासिल करता है, चाहे जैसे भी, संधि से, खरीद कर, जीत कर, वो भी भारत का हिस्सा माना जाएगा। अच्छा, तो ये तो काफी व्यापक परिभाषा है। इसमें भविष्य की संभावना भी शामिल है। हाँ। अब मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति आती है, भारत को कोई ऐसा क्षेत्र शामिल करना है जो अभी उसका हिस्सा नहीं है, जैसे कोई पड़ोसी देश का हिस्सा मिलना चाहे या भारत कोई द्वीप खरीद ले या जीत ले, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या यहीं पर अनुच्छेद 2 काम आता है? बिल्कुल सही।
यही अनुच्छेद 2 की भूमिका है। ये अनुच्छेद संसद को, पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो विधि द्वारा, मतलब कानून बनाकर और ऐसी शर्तों पर जो उसे ठीक लगे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। अच्छा। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये उन राज्यों या क्षेत्रों के लिए है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र। इसका कोई जाना माना उदाहरण है हमारे पास? सबसे क्लासिक उदाहरण तो सिक्किम का है। हाँ, सिक्किम। 1975 में 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम भारत का एक पूरा राज्य बना। प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी, उसमें पहले एसोसिएट स्टेट बनाया गया, फिर पूर्ण राज्य, लेकिन मूल शक्ति अनुच्छेद 2 से ही मिली संसद को कि वो सिक्किम जैसे बाहरी क्षेत्र को संघ में शामिल कर सके। इसी तरह पहले गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी, इनको भी जब भारत ने हासिल किया तो उन्हें संघ में मिलाने के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं करनी पड़ी। ठीक है। तो ये अनुच्छेद बेसिकली भविष्य में किसी भी क्षेत्र के शांतिपूर्ण विलय या अधिग्रहण के लिए एक रास्ता देता है। स्पष्ट है। तो अनुच्छेद 1 ने बताया देश क्या है। हाँ। अनुच्छेद 2 ने बताया कि बाहर से नए राज्य कैसे आ सकते हैं। हाँ। लेकिन उन राज्यों का क्या जो पहले से भारत का हिस्सा है? हाँ। उनके अंदरूनी ढांचे का क्या? हाँ। क्या उनकी सीमाएं बिल्कुल पक्की हैं, पत्थर की लकीर, या किसी राज्य को मान लीजिए प्रशासनिक सुविधा के लिए छोटा या बड़ा किया जा सकता है? भाषा या संस्कृति के आधार पर नए राज्य बनाए जा सकते हैं जैसे बनते रहे हैं। यहीं पर अनुच्छेद 3 आता है। हाँ, यही अनुच्छेद 3 का जिक्र आता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 3 उन राज्यों के बारे में है जो ऑलरेडी भारतीय संघ का हिस्सा हैं, और ये अनुच्छेद मैं कहूँगा संसद को बहुत व्यापक शक्तियां देता है। अच्छा, क्या क्या कर सकती है संसद? देखिए, संसद कानून बनाकर किसी राज्य में से उसका कोई हिस्सा निकालकर, या 2 से ज्यादा राज्यों को या उनके हिस्सों को मिलाकर, या किसी इलाके को किसी राज्य के हिस्से के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। यानी नया राज्य बनाना। हाँ। किसी राज्य का एरिया, क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। बढ़ा सकते हैं। हाँ। किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है। हाँ। किसी राज्य की सीमाओं, बाउंड्रीज में बदलाव कर सकती है। सीमाएं भी बदल सकते हैं। और किसी राज्य का नाम बदल सकती है। अरे बाप रे, ये तो सचमुच, मतलब संसद किसी राज्य का भूगोल, उसका साइज, यहाँ तक कि उसका नाम तक सब कुछ बदल सकते हैं। हाँ। क्या इसकी कोई प्रक्रिया है, कोई प्रोसेस है, या ये बस संसद की मर्जी पर है? नहीं, मर्जी पर नहीं है। हाँ। एक निर्धारित प्रक्रिया है। हाँ। लेकिन वो प्रक्रिया भी ऐसी है कि उसमें केंद्र का पलड़ा भारी रहता है। कैसे? क्या प्रक्रिया है? देखिए, अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा कोई भी बिल, कोई भी विधेयक संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। ठीक है। और अगर उस बिल का असर किसी राज्य के एरिया, बाउंड्री या नाम पर पड़ रहा है, हाँ। तो राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजेंगे। अच्छा, राज्य से पूछा जाएगा? हाँ, उनकी राय जानने के लिए, व्यूज जानने के लिए, और इसके लिए एक टाइम लिमिट भी तय की जाती है कि इतने समय में अपनी राय बताइए। तो कम से कम राज्य विधानमंडल से पूछा तो जाता है। हाँ। उनकी राय का कुछ वजन तो होगा फिर, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ कोई पेंच है। हाँ, पेंच यही है। क्या राज्य विधानमंडल की राय मानना संसद के लिए जरूरी है, बाध्यकारी है? यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और यही भारतीय संघवाद की, फेडरलिज्म की खासियत को दिखाता है। अच्छा। राज्य विधानमंडल जो भी राय दे, चाहे वो समय पर दे या ना दे, वो राय संसद पर या राष्ट्रपति पर बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। नॉट बाइंडिंग एट ऑल। क्या मतलब? बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। संसद राज्य विधानमंडल की इच्छा के एकदम खिलाफ जाकर भी उस राज्य का एरिया, बाउंड्री या नाम बदल सकती है। ओह। यहाँ तक कि अगर राज्य विधानमंडल ने बिल में कोई संशोधन, कोई अमेंडमेंट सुझाया है, तो उसे भी मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्यों का अस्तित्व, उनकी पहचान संवैधानिक तौर पर पूरी तरह से संसद की इच्छा पर निर्भर है। हाँ, संवैधानिक दृष्टि से देखें तो काफी हद तक उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ भी तोड़ा या बदला जा सकता है। हाँ, और इसी वजह से भारत को अक्सर कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अच्छा, ये सुना है मैंने। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। बिल्कुल। संघ यानी भारत वो अविनाशी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसके जो हिस्से हैं, जो राज्य हैं, वो विनाशी हैं।
संसद उन्हें फिर से बना सकती है, बदल सकती है, उनका वजूद खत्म करके किसी और राज्य में मिला सकती है या यूनियन टेरिटरी बना सकती है। लक्ष्मीकांत इस पूरी प्रक्रिया की बारीकियों को और इसके पीछे के तर्कों को, जैसे प्रशासनिक सुविधा, विकास की जरूरतें या कभी-कभी भाषाई सांस्कृतिक कारण, इनको विस्तार से समझाते हैं। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है। ये भारतीय सिस्टम को अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बहुत अलग बनाता है। हाँ, महाराज्यों की मर्जी के बिना उनकी सीमाएं बदलना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, आपने राज्यों के नाम बदलने का भी जिक्र किया। इसके कुछ हाल के उदाहरण याद है? हाँ, नाम बदलना भी अनुच्छेद 3 के तहत ही आता है। जैसे हाल के वर्षों में देखें तो 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया। हाँ, सही। 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ। उससे पहले भी हुए, बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात बने, तब नाम बदले, मद्रास का तमिलनाडु, मैसूर का कर्नाटक। हाँ, ये तो काफी उदाहरण है। ये बदलाव अक्सर सांस्कृतिक पहचान और लोगों की भावनाओं से जुड़े होते हैं। संसद इस शक्ति का इस्तेमाल करती रही है। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 3 जो राज्यों के अंदरूनी बदलावों से जुड़ा है। अब एक और अनुच्छेद बचा है इस भाग में, अनुच्छेद 4। हाँ, आर्टिकल 4। इसका क्या महत्व है? ये अनुच्छेद 2 और 3 से कैसे जुड़ा है? देखिए, अनुच्छेद 4 एक तरह का स्पष्टीकरण है, क्लैरिफिकेशन है, जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो काम होते हैं उनकी प्रक्रिया को आसान बनाता है। कैसे? ये 2 मुख्य बातें कहता है। पहली बात, ये साफ करता है कि अनुच्छेद 2 यानी नए राज्यों का प्रवेश या अनुच्छेद 3 यानी मौजूदा राज्यों का पुनर्गठन के तहत बनाया गया कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 368 के पर्पस के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों का नक्शा बदलने या नया राज्य बनाने जैसे इतने बड़े कामों के लिए संविधान संशोधन की वो जो मुश्किल प्रक्रिया है, जिसमें संसद में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, हाँ, विशेष बहुमत, आमतौर पर 2/3, उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, उसकी जरूरत नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि संसद ऐसे बदलाव साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से ही कर सकती है, जैसे कोई आम कानून पास होता है। ओह, इससे तो प्रक्रिया काफी लचीली हो जाती होगी। बहुत लचीली, और केंद्र सरकार के लिए राज्यों का पुनर्गठन करना आसान हो जाता है। सोचिए, अगर हर बार विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती तो शायद राज्यों का पुनर्गठन बहुत ही मुश्किल हो जाता। सही बात है। अच्छा, ये तो पहली बात हुई अनुच्छेद 4 की। दूसरी बात क्या कहता है ये? दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत जो कानून बनेगा, उसी कानून में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जरूरी बदलाव करने के प्रावधान भी शामिल होंगे। पहली और चौथी अनुसूची जरा याद दिलाएंगे, ये क्या है? हाँ, पहली अनुसूची में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा है। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। हाँ, और चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, सीटों का आवंटन। अच्छा, तो जब कोई नया राज्य बनेगा या किसी की सीमा बदलेगी तो इन लिस्ट को अपडेट करना होगा। बिल्कुल, और अनुच्छेद 4 कहता है कि ये अपडेट उसी कानून के तहत अपने आप हो जाएंगे। इसके लिए अलग से कोई संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गई। तो संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 4 ये पक्का करता है कि राज्यों के बनने बिगड़ने की प्रक्रिया सरल रहे, सिंपल मेजॉरिटी से हो, और उससे जुड़े जो भी जरूरी संवैधानिक कागजात हैं, जैसे ये अनुसूचियां, वो भी साथ साथ अपडेट हो जाए। एकदम सही कहा। ये प्रशासनिक तौर पर चीजों को आसान रखता है और संसद की क्षमता बनाए रखता है कि वो जरूरत के हिसाब से देश के ढांचे में बदलाव कर सकें। ठीक है, तो हमने अनुच्छेद 1 से 4 तक की ये यात्रा पूरी की। अगर हम लक्ष्मीकांत की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए इस पूरे भाग 1 का सार निकालें, तो भारतीय संघ और उसके क्षेत्र के बारे में मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? सुनने वालों के लिए सबसे जरूरी टेकअवेज क्या हैं? मेरे ख्याल से 4-5 मुख्य बातें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए। बताइए। पहला, संघ की प्रकृति। भारत राज्यों का एक संघ है, परिसंघ नहीं। आधार समझौता नहीं, एकता है। और राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ अविनाशी है, ठीक, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। दूसरा, संसद की सर्वोच्चता। राज्यों के मामले में संसद के पास बहुत व्यापक शक्तियां हैं। वो बाहर से नए इलाके शामिल कर सकती है, अनुच्छेद 2, और मौजूदा राज्यों का वजूद, आकार, सीमा, नाम सब बदल सकती है, अनुच्छेद 3। तीसरा, राज्यों की स्थिति। राज्य विनाशी हैं, डिस्ट्रक्टिबल। उनके पुनर्गठन के लिए उनकी सहमति जरूरी नहीं है। राय ली जाती है पर मानना जरूरी नहीं। ये बहुत अहम है। चौथा, प्रक्रियात्मक लचीलापन।
राज्यों के बनने बिगड़ने जैसे बड़े बदलाव भी संसद सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। जटिल संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की जरूरत नहीं है, ये अनुच्छेद 4 कहता है। सही। और 5वां उद्देश्य, इस पूरी व्यवस्था का मकसद क्या है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सबसे ऊपर रखना, साथ ही जरूरत पड़ने पर प्रशासनिक, भाषाई या विकास की जरूरतों के हिसाब से राज्यों के ढांचे में बदलाव की गुंजाइश बनाए रखना। इन सब का मिला जुला असर यही है कि भारत में एक बहुत मजबूत केंद्र है जिसके पास देश के अंदरूनी नक्शे को बदलने तक का अधिकार है। ये वाकई भारतीय संविधान की एक बहुत खास पहचान है। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इन अनुच्छेदों का इस्तेमाल हमने आजादी के बाद लगातार देखा है। हाँ बिल्कुल। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब राज्यों की श्रेणियां अलग थीं। पार्ट ए, बी, सी, डी स्टेट्स थे। हाँ। फिर 1956 में वो बड़ा राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। हाँ, फजल अली कमीशन के बाद। बिल्कुल, जिसने भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं बदली। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। और उसके बाद भी ये प्रक्रिया रुकी नहीं। बॉम्बे बटा महाराष्ट्र और गुजरात में। हाँ। पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश निकले। सही। और हाल के दशकों में देखें तो 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। फिर 2014 में तेलंगाना। हाँ। ये सब अनुच्छेद 3 की शक्तियों का ही नतीजा है। हाँ? ये राज्यों का पुनर्गठन, ये तो अपने आप में एक पूरी कहानी है जिसमें भाषा, संस्कृति, राजनीति, प्रशासन, पता नहीं क्या क्या शामिल है। बिल्कुल। शायद इस पर कभी अलग से एक पूरी चर्चा करनी पड़े। अवश्य, वो एक बहुत दिलचस्प विषय होगा। इसमें बहुत परतें हैं। जरूर। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। एक सोचने वाली बात है कि जहाँ एक तरफ हमारा संविधान संसद को राज्यों के अस्तित्व तक को बदलने की इतनी ज्यादा शक्ति देता है, वहीं दूसरी तरफ हम सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, जहां उम्मीद की जाती है कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, कंधे से कंधा मिलाकर। सही। तो इन दोनों चीजों के बीच, मतलब केंद्र की ये अपार शक्ति और राज्यों की अपनी जगह, उनकी स्वायत्तता और सहयोग की भावना, इनके बीच संतुलन कैसे बनता है? क्या ये व्यवस्था हमेशा राष्ट्रीय एकता के हक में काम करती है या कभी-कभी ये राज्यों की आवाज को दबाने का जरिया भी बन सकती है? मांगे सामने आ रही हो। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है संविधान के भाग 1 पर ये चर्चा आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।